नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे राजस्थान में थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है सभी में राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौगोलिक जो है उससे संबंध, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो भी ज्ञान है वो पूछा जाता है। तो हम भौगोलिक ज्ञान के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड की हम करवा रहे हैं और मैं आपको बता दूं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ। लिख सकते हैं आप, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं मेरे पास और उससे मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ। इससे यदि आपने पढ़ लिया ना तो कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई। राजस्थान की उत्पत्ति दो भागों से हुई। देखिए, एक जैसे उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। अब ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो बीच का भाग था उसको क्या बोला जाता था? तैतीस सागर बोला जाता था। और इधर पेंजिया महाद्वीप, जिसके पेंथालसा महासागर का 71% था और पेंजिया महाद्वीप का 29% था। तो ये तो थी उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति आपको ज्यादा इसमें से कुछ इतना पूछा नहीं जाएगा, इसमें से कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। तो पेंजिया क्या था? अल्फ्रेड वेगेनर के अनुसार महाद्वीपों के संयुक्त रूप को पेंजिया कहा जाता था। अल्फ्रेड वेगेनर एक साइंटिस्ट हुए थे, उनके अनुसार महाद्वीप थे ना, जो ये पेंजिया महाद्वीप और पेंथालसा ये जो थे ना, इनका मतलब इनके संयुक्त रूप को क्या बोला जाता था? पेंजिया बोला जाता है। ये पेंजिया, ठीक है। तो देखिए, पेंजिया में कौन कौन से भाग शामिल होते थे? वो था उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, ये पेंजिया जो बना है ना, इसमें दोनों भाग शामिल होते थे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में आता था ये अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग में आता था गोंडवाना लैंड। तो ये दोनों मिला के क्या बनता था? पेंजिया बनता था। इस चीज को ध्यान रखना। पेंजिया किसे कहते थे? इन दोनों भागों को मिलाकर जो बनता था संयुक्त रूप को अपन पेंजिया कहते थे। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा इनको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है नहीं। वैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगी क्या क्या है। अब पढ़ लेते पेंथालसा के बारे में। वेगेनर के अनुसार महासागरों के संयुक्त रूप को पेंथालसा कहा जाता था। इसका मूल महासागर प्रशांत महासागर था। ये देखो, पेंथालसा महासागर हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये इसके संयुक्त रूप को कहा जाता था। वेगेनर के अनुसार महासागरों के संयुक्त रूप, ये जो महासागरों का पूरा कंप्लीट था ना, उसको पेंथालसा कहा जाता था। सारे सब महासागरों को मिला लेने के बाद जो बनता था वो पेंथालसा बनता था। अब बात करेंगे तैतीस सागर की। तैतीस सागर ये एक भू सन्नति था जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित था। जो तैतीस सागर था ना, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित था। मैंने आपको बताया था। ये देखो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच का जो भाग है इसको क्या कहते हैं अपन? तैतीस सागर। तो तैतीस सागर उसको कहा गया है कि ये भू सन्नति था जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित था। हो गया याद? याद रखिएगा इसको, ज्यादा टेंशन इसकी लेने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं हम राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, कि राजस्थान बना कैसे। हमें जब हम राजस्थान की जीके का स्टडी कर रहे हैं, राजस्थान के जीके के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए ना कि राजस्थान हमारा बना कैसे, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, ये जीटी मतलब जी से गोंडवाना लैंड और टी से हमारा तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर दोनों दोनों के अलग अलग भाग हैं। देखिए, गोंडवाना लैंड का है अरावली और हाड़ौती पठार। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं? अरावली और हाड़ौती पठार जो है वो किस में आते हैं? गोंडवाना लैंड में। और तैतीस सागर में कौन कौन से आते हैं? मरुस्थल और मैदान। यानी कि जो मरुस्थल और मैदान है वो तैतीस सागर में आते हैं, और अरावली और हाड़ौती पठार है ना, वो आते हैं हमारे गोंडवाना लैंड में। ठीक है, अरावली व हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल व मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार पे। स्थिति और विस्तार के अंदर क्या था और क्या नहीं था वो पढ़ते हैं अपन। देखो, सबसे मेन चीज यही है, स्थिति विस्तार के अंदर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं और सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके बारे में कोई वो नहीं करनी है, इसके बारे में लापरवाही नहीं करनी है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो राजस्थान का स्थिति और विस्तार। स्थिति क्या है? अक्षांश और देशांतर दो तरीके से स्थिति नापी जाती है। जो स्थिति और विस्तार है वो किस प्रकार से नापा जाता है? अक्षांश और देशांतर दोनों तरह से नापा जाता है। तो विस्तार देखिए, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा, इन तीनों से इसका विस्तार नापा जाता है। स्थिति नापी जाती है अक्षांश और देशांतर के अनुसार, और विस्तार नापा जाता है क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के अनुसार। ओके, गॉट इट। अब आगे चलते हैं, अब स्थिति पढ़ते हैं। देखिए, स्थिति दो टाइप से हो सकती है, अक्षांश और देशांतर, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। ये गोलार्ध है एक पूरा, है ना, जिसके अंदर ये पूरी एक रेखा बनाई गई है। ये गोलार्ध है जिसके अंदर भी एक रेखा बनाई गई है। तो ये अक्षांश है और देशांतर है। अक्षांश का मतलब है ये वाली आपकी ऐसी वाली रेखा, और देशांतर का मतलब है खड़ी रेखा।
मतलब अक्षांश का मतलब आड़ी रेखा और देशांतर का मतलब खड़ी रेखा। अब खड़ी रेखा से जो लंबाई नापेंगे उसको अपन देशांतर बोलेंगे और आड़ी रेखा से जो लंबाई नापेंगे उसको अपन अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। ओके, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है इंपॉर्टेंट चीज। राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी हो गई और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम हो गई। ठीक है, अब यदि स्थिति अक्षांश देशांतर के अनुसार पूछेंगे तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगी और यदि भारत के नक्शे में देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी हो जाएगी। ओके, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब सबसे मेन टॉपिक, क्योंकि मैं आपको एक एक नोट्स बाय नोट्स पढ़ा रही हूँ तो अपन मेन टॉपिक पे चलेंगे, ज़्यादा डीपली हम जाएंगे नहीं, क्योंकि फालतू थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं। नोट्स यदि आप बना रहे हो तो बहुत अच्छे से बना सकते हो। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 0.03 और 30 डिग्री 12। ओके, और ये स्थान कहाँ से स्टार्ट होता है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से, और कहाँ से खत्म होती है, कोंडा गांव गंगानगर तक। तो ये यहाँ की मतलब बोरकुंड गांव से स्टार्ट होके और गंगानगर तक चलती है। बोरकुंड गांव बांसवाड़ा नीचे पड़ता है बिल्कुल, और बांसवाड़ा ये हमारा गंगानगर बिल्कुल टॉप पे पड़ेगा, जो ये नहीं ओरिजेंटल है। ये हमारी इसकी वो है, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसकी वो, सॉरी, लंबाई। और दिशा दक्षिण होगी 826 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब पढ़ेंगे अपन कोंडा गांव येरा, बोरकुंड गांव येरा। मैंने आपको बताया था बोरकुंड गांव येरा और कोंडा गांव येरा। तो ये 826 किलोमीटर इसका विस्तार है। और कहाँ से कितना, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 इसकी लंबाई है। तो ये है इसका स्थिति और विस्तार। अब आगे पढ़ते हैं इसके अंदर और विस्तार कितना है। देखो 60 डिग्री 9 अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है, यानी कि इन दोनों की जो इधर की जो लंबाई और इधर की लंबाई है, इन दोनों का जो अंतर है वो 60 डिग्री का है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर लाइन, यानी कि इसको कर्क रेखा कहा जाता है। आप सभी को पता है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी अन्यांत को राजस्थान को बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से गुजरती है। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है कर्क रेखा, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, केवल राजस्थान में इसकी 26 किलोमीटर लंबाई है। आगे चलते हैं। राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात कौन सी होती है, यानी 21 जून। 21 जून को क्या है, राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होने वाली है। और कर्क संक्रांति, समर सोलिस्टिक, ठीक है, वो उसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। 2015 में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 21 जून को मनाते हैं ना अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार और देख लेते हैं। ये हमने अक्षांश विस्तार देखा, अब देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार में 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ये कहाँ से शुरू होता है, कटरा गांव जैसलमेर से, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और सिलाना गांव धौलपुर तक चलता है। दूरी पश्चिम से इसकी 869 किलोमीटर पूर्व में दूरी है। पश्चिम से 869 पूर्व में इसकी दूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, ये हो गया देशांतरीय विस्तार। हमने पूरा पढ़ लिया है, स्थितीय विस्तार दोनों देख लिया है। इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने वो भी देख लिए हैं। अब आगे और देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। ये देखिए कटरा गांव, ये सिलाना गांव। ये कटरा हमारा यहाँ पे जैसलमेर से स्टार्ट होता है और सिलाना हमारा इसमें धौलपुर से स्टार्ट होता है। ये देखिए सिलाना धौलपुर से स्टार्ट होता है। अब इसकी 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री इसकी आपने ये विस्तार बता दिया, सॉरी इसकी लंबाई बता दी, और 869 किलोमीटर की लंबाई हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। मध्य गांव, अब इसके बीच में एक मध्य गांव भी पड़ता है जिसको अपन लापोलाई कहते हैं शायद, हाँ लापोलाई कहते हैं, जो कि नागौर में स्थित है। देखो ये पूरा राजस्थान है, इसका देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के बीच में जो एक गांव पड़ता है, जिला पड़ता है एक नागौर, इसके अंदर एक गांव पड़ता है लापोलाई। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, लापोलाई, जो कि कौन से जिले में है, नागौर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव बोला जाता है इसको, क्योंकि पूरे राजस्थान के सेंटर का गांव है ये गगराना नागौर। और देशांतरीय रेखाओं को तिथि रेखा व समय रेखा कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट का वो जो तिथि रेखा कहा जाता है, और 1 पॉइंट देशांतर को 4 सेकंड का कहा जाता है। ओके, तो आगे देख लीजिए। राजस्थान के पश्चिम यानी जैसलमेर, ये जो राजस्थान का पश्चिम था, ये देखिए इधर, ये राजस्थान का पश्चिम,
इसका जैसलमेर, यहाँ पे जैसलमेर पड़ता है, वो पूर्व में धौलपुर, ये पूर्व में धौलपुर के मध्य समयांतराल कितना है 35 मिनट और 8 सेकंड का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मध्य समयांतराल कितना है 35 मिनट और 8 सेकंड का, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे हम। अब हम अभी तक स्थिति पढ़ी है, केवल राजस्थान की स्थिति हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार, जो कि किस किस प्रकार से हो सकता है, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के अकॉर्डिंग। हम क्षेत्रफल के अनुसार भी विस्तार पढ़ेंगे, आकृति के अनुसार भी विस्तार पढ़ेंगे और सीमा के अनुसार भी इसका विस्तार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल के अनुसार इसका विस्तार। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 342 2 39, याद रखिएगा, मैं ऐसे याद रखती हूँ 342 2 39 किलोमीटर स्क्वायर, और ये 132 1 39 माइल स्क्वायर। ओके, ये दोनों डिफरेंस है, किलोमीटर माइल्स में डिफरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है विस्तार इसका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रख, मेरी तरह याद रखो 342 2 39। ओके, आगे देखो, देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में योगदान कितना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है कि देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में योगदान है 10.41%। 1 नवंबर 1956 में यह चीज डिसाइड हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का हमारा स्थान है ना, वो पहला स्थान है, जो कि 1 नवंबर 2000 को डिसाइड हुआ था। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से, JBBBJ। ओके, और छोटे वाले जिले है वो DDP, याद रख लो, DDP और JBBJ ऐसे याद रख लो। जैसे जैसलमेर, B से बीकानेर, B से बाड़मेर और J से जोधपुर, ऐसे याद रख लो, और D से धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ऐसे याद रख लो, छोटे और बड़े जिले। फिर इनके जो क्षेत्रफल है आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे देखो, ये कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है, छोटे बड़े जिलों का क्रम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल का 11.22% है। जैसलमेर में केवल पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, उसका 11.22% तो केवल जैसलमेर का ही है। राजस्थान के 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, वो है जैसलमेर। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। राजस्थान में 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला वो कौन सा है, जिसमें 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, वो है धौलपुर। मतलब क्षेत्रफल, जो जनसंख्या नहीं, सॉरी, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, वो सबसे छोटे जिले धौलपुर का 12.66 गुना है। आप सोच सकते हो कि जैसलमेर कितना बड़ा है और धौलपुर कितना छोटा है। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 0.05% है, भारत में 2.4% है। और अब इसके प्रमुख देश राजस्थान में बराबरी कर सकते हैं। जर्मनी में बराबर है राजस्थान का, जापान में भी बराबर है राजस्थान का, ब्रिटेन में 2 गुना है, श्रीलंका में 5 गुना है और इजराइल का 17 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल, ये देख लो आप। अब आगे बात करेंगे राजस्थान की आकृति कैसी है, आकृति के अकॉर्डिंग विस्तार पढ़ेंगे। TS हैंडलेक वैज्ञानिक हुए थे। राजस्थान की आकृति उन्होंने रोम्बस के अथवा विषमकोणीय चतुर्भुज बताया इन्होंने, यही सही है और यही एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि राजस्थान की आकृति है वो कैसी है, तो वो है विषमकोणीय चतुर्भुज, यानी पतंगाकार आकृति भी इसको कहा जाता है। कैसी कहा जाता है, पतंगाकार आकृति, यानी पतंग के जैसी आकृति, यानी विषमकोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान की आकृति कैसी होती है, विषमकोणीय चतुर्भुज यानी पतंगाकार आकृति। राजस्थान की सीमा देख लेते हैं, सीमा के अनुसार हमारा विस्तार पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1017 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1017 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, और दोनों को मिलाकर 5920 किलोमीटर हो जाती है सीमा की कुल लंबाई। ठीक है, ये सीमा हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक लगती है। ये देखिए, यहाँ से गंगानगर से ये पूरी यहाँ तक बीकानेर तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। सबसे पहले पंजाब में 3 जिले आ जाते हैं, बहावलनगर और बहावलपुर और रहियामपुर खानपुर, ये 3 जिले आ जाते हैं। और पाकिस्तान में 2, पंजाब और सिंध के साथ इनकी सीमा लगती है। तो सिंध के कौन से जिले होते हैं, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर, ये जिले हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए आप, नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। निर्धारण हुआ इसका 17 अगस्त 1947 को। शुरुआत हुई हिंदू मुलकोट श्री गंगानगर से और अंतिम सागड़ बाखासर बाड़मेर तक। ये राजस्थान की कुल सीमा का 18% यानी 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पाकिस्तान के 2 राज्य यानी कि पंजाब और सिंध स्थित है। कौन से राज्य स्थित है, पंजाब और सिंध, राजस्थान की सीमा पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, नोट, श्री गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निकटतम जिला मुख्यालय है वो है श्री गंगानगर।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो बीकानेर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो है धौलपुर। अंतर्राज्यीय सीमा, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अब अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे। तो अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर राज्य देखो, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर लगती है, हरियाणा की 1262 किलोमीटर लगती है, गुजरात की 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, पंजाब की 89 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है। ये देख लीजिए, मैप के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अब पड़ोसी राज्य कौन कौन से? राजस्थान के जिले, जो पड़ोसी जो राज्य है उनमें राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? पंजाब के साथ हमारे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं। पंजाब के साथ कौन से जिले लगते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ कौन से लगते हैं? जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और अलवर, ये हरियाणा के साथ अटैच होते हैं। उत्तर प्रदेश में भरतपुर और धौलपुर, और मध्य प्रदेश में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। गुजरात में जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, ये जिले जो हमारे पड़ोसी जिले हैं। ये देखिए, राजस्थान के वे 2 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले कौन से हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? सबसे पहले हनुमानगढ़ है जो पंजाब हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, भरतपुर है जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और धौलपुर है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। कोटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के वे जिले जो एक राज्य से के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा राजस्थान का वह जिला एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित होता है, ये कोटा है। चित्तौड़गढ़ कौन सा है? राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित जिला है, ये टूट जाता है। ठीक है, और भीलवाड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से हैं? सर्वाधिक लंबी सीमा और सर्वाधिक न्यूनतम सीमा। लंबी सीमा झालावाड़ की है अंतर्राज्यीय सीमा पर, और सबसे छोटी सीमा वो बाड़मेर की है। 25 जिले से राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर है, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और 2 जिले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा पर है। याद रखिएगा इन चीजों को। अब देखो, 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के अंतःस्थलीय अर्थात वे जिले जिनकी कोई सीमा नहीं लगती, जैसे जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, पाली, नागौर, ये जो हमारे राजस्थान के मिड के, जैसे राजस्थान है उसके बीच के जिले हैं जिनकी कोई सीमा नहीं लगती। अजमेर में है ना, चित्तौड़गढ़ के अलावा राजस्थान का दूसरा विखंडी जिला भी है। अजमेर कौन सा है? पहले चित्तौड़ था, चित्तौड़गढ़, और दूसरा विखंडी जिला कौन सा है? वो है अजमेर। राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अजमेर को 2 भागों में विभाजित करने वाला जिला कौन सा है? तो वह है राजसमंद। राजसमंद का जिला मुख्यालय उनके नाम से ही है, इसका जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से है। पाली सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ इसकी सीमा बनती है, जो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर के साथ सीमा बनाता है। और नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालय के 4 के साथ सीमा बनाता है, जिसके संभाग मुख्यालय लगते हैं नागौर के साथ अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो सीमावर्ती विवाद मानगढ़ पहाड़ी, ये बांसवाड़ा में स्थित है जो राजस्थान और गुजरात के मध्य विवादित है। तो ये हो गई हमारी स्थिति और विस्तार राजस्थान का। ठीक है, पूरा हमने पढ़ लिया है। तो कल हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने मेरे स्प्रिंग बोर्ड्स एकेडमी के नोट्सों से तैयारी करी तो आपको रीड क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, सॉरी 3rd ग्रेड क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।